प्यारे बच्चों, आज अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज समझेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आज का है जो आम बात है, जिसके बारे में हम सबको समझना चाहिए। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए देखते हैं और समझते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। और वो प्रश्न आता है या वो चैप्टर जो आता है वो घटता भूजल स्तर के संरक्षण के उपाय। आज देखा जा रहा है तो भूजल का स्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि आज बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जल की प्राप्ति, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो अनिवार्य हो चुका है। पहले इस भूजल के स्तर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी लोगों को, और जैसे ही मकानों का निर्माण होता जा रहा है और प्रत्येक घरों में ट्यूबवेल या कई प्रकार के वहां पर जल की व्यवस्था करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खुदाई का कार्य किया जा रहा है, जिससे हमारा जो भूजल स्तर गिरता जा रहा है। और उस स्तर जो गिरता जा रहा है उसको रोकने के लिए या उसका संरक्षण के लिए आम नागरिकों को कौन सा प्रयास करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, सरकार को कौन सा प्रयास करना चाहिए, इसके बारे में इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। तो पहला यहाँ पर है घटता भूजल स्तर के संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग। शहरों में या नगरों में या नगरीय निकायों में बनने वाले जितने भी मकान का निर्माण होता है, उसके निर्माण के पूर्व एक उस प्रशासन या शासन को यही चाहिए कि वहां पर एक शपथ पत्र भरवाया जाए कि प्रत्येक घर का निर्माण करना है तो वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग की पद्धति लागू किया जाए, जिससे वहां पर भूजल स्तर कम होते जा रहा है या सूखे की स्थिति निर्मित होती जा रही है, उससे आसानी से रोका जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा शहरों में वाटर हार्वेस्टिंग की पद्धति या प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए, ताकि इस घटता भूजल स्तर को रोका जा सके। दूसरा जो आता है वो है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करके जहां पर रिक्त भूमि है या पड़ी हुई जो भूमि है, ऐसे भागों में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए। वृक्ष शीतल, मंद और वर्षा को आमंत्रित करती है, और जिन भागों में वृक्ष अधिक हो वहां पर बादलों का निर्माण होता है और वहां पर वर्षा होती है, और वर्षा होने के बाद में वो वर्षा का जल जो है कुछ भाग प्रवाहित हो जाता है और कुछ भाग जो है धरातल के भीतर में रिसते रहता है, और वही जो धरातल में रिसने वाले जो जल है वो घटता जो भूजल स्तर को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए जहां भी रिक्त पड़ी हुई भूमि है, खाली पड़ी भूमि है या मेड़ है या हमारे घरों के आसपास ऐसा क्षेत्र है जहां पर खाली, वहां पर ज्यादा से ज्यादा हमको वृक्षारोपण करना चाहिए। चाहे वो फलदार हो, चाहे छायादार पेड़ हो, तो ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करके भी भूजल स्तर घटता जा रहा है उसको रोका जा सकता है।
इसके बाद में तीसरा है वृक्षों की कटाई पर रोक। सरकार को कड़ाई से नियम बनाना चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है और वो भी भूजल के जो घटने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है, क्योंकि जहां पर वृक्ष होते हैं वो वृक्ष के जड़ ज्यादा जो जल को अवशोषित करके रखता है, तो वृक्षों की कटाई पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। और यदि कटाई किया जा रहा है तो जितने पेड़ काटा जा रहा है उससे अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तो इसके लिए कठोर कानून बनाना चाहिए ताकि वृक्ष काटने वाले को जुर्माना या कारावास की सजा मिले, ताकि वृक्ष या पेड़ों को न काटे और उनके न कटने से हमारा जो घटता भूजल स्तर है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वृक्षों की कटाई या वनों की कटाई को रोक देना चाहिए या उस पर कठोर कानून बनाना चाहिए। उसके बाद चौथा जो है तालाबों का गहरीकरण। गांव में देखा जाता है या शहरों के बीच में देखा जाता है तो कई छोटे छोटे तालाब रहते हैं और वो कई प्रकार के अवसाद से धीरे धीरे वो पट जाते हैं, उसमें अवसाद का जमाव हो जाता है और धीरे धीरे उनकी जो भीतर का जो भाग है, तल वाला भाग है, वो पूरा पट जाता है और वहां पर वर्षा का जल कम हो जाता है। इसलिए 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद में उस तालाब की साफ सफाई और उसकी गहरीकरण की प्रक्रिया चाहे पंचायत स्तर पर हो, चाहे नगरीय निकाय के स्तर पर हो या सरकार के स्तर पर हो, उसको गहरीकरण कर देना चाहिए ताकि वर्षा का जल वहां पर भरा रहे और लंबे समय तक के वहां पर जल भराई होता रहे। ज्यादा समय तक के तालाबों में गहरीकरण के कारण, ज्यादा गहराई होने के कारण जो जल लंबे समय तक के उस तालाब में रहता है और आसपास के क्षेत्रों में जो जल स्तर है वो बना रहता है। तो इस प्रकार से तालाबों का गहरीकरण भी घटता भूजल स्तर को रोकने का एक प्रमुख उपाय है। इसके बाद में आते हैं कृत्रिम गड्ढा। कृत्रिम गड्ढा करना चाहिए, जैसे कि हमारे घरों के आसपास है या कहीं पर ऐसे रिक्त भूमि है तो छोटा मोटा गड्ढा कर देना चाहिए ताकि वहां पर वर्षा का जल एकत्रित हो जाए और कभी सिंचाई के लिए या कभी आवश्यकता के लिए उस जल का उपयोग आसानी से किया जा सके। और उस कृत्रिम गड्ढे से या गड्ढे का जब निर्माण होता है तो भी हमारा जो घटता भूजल का स्तर कम होते जाता है। इसलिए गांव है या शहरों में कृत्रिम गड्ढा, छोटे छोटे गड्ढा जहां पर वर्षा का जल एकत्रित हो जाए और कभी भी उसके जल का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सके। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो चैप्टर आज देखा जा रहा है कि शहरों में, नगरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल का जो स्तर है वो दिनों दिन घटता जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु का समय जब आता है तो सारे ट्यूबवेल, तालाब, कुएं, नलकूप ये सारा सूख जाता है और उसके बाद में फिर पानी के लिए फिर हाहाकार मच जाता है।
तो इससे बचने के लिए सारे उपाय आम जनता को, आम नागरिकों को कर लेना चाहिए। इसके बाद में महत्वपूर्ण और प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि बड़े जो कृषक है वो संस्थागत ऋण और छोटे जो कृषक है वो गैर संस्थागत साख या ऋण प्राप्त करते हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण ये होता है, पहला जो होता है वो है जमानत। किसी भी साख या किसी भी ऋण के लिए जमानत, और दूसरा जो होता है दस्तावेज, कागजी दस्तावेज। तो इसमें जमानत, बड़े जो कृषक होते हैं वो आसानी से जमानतदार प्रस्तुत कर देते हैं और उसको ऋण, संस्थागत ऋण प्राप्त हो जाता है। वही जो छोटे कृषक होते हैं तो उनको किसी भी जमानत प्राप्त नहीं हो पाता या जमानतदार उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि वो छोटे कृषक होते हैं और छोटे किसान या छोटे कृषक होने के कारण कोई भी जमानतदार खड़ा नहीं हो पाता। बड़े कृषक होते हैं, उनकी भूमि भी बड़ी मात्रा में भूमि होती है, इसलिए कई लोग उनके सामने आ जाते हैं जमानतदार के रूप में। तो यहाँ पर संस्थागत ऋण बड़े कृषक जो है वो लाभ उठा लेते हैं और छोटे कृषक जो है उनको नहीं मिल पाता। वही कागजी दस्तावेज देखते हैं तो बड़े कृषक आसानी से वो दस्तावेज बना लेते हैं, लेकिन वही छोटे तबके के जो कृषक हैं वो, उनको दस्तावेज या कागजी कार्रवाई करने में कई प्रकार की बाधाएं, कई प्रकार का अड़चन का सामना करना पड़ता है और उसकी जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा नहीं कर पाते, इसलिए उनको संस्थागत ऋण नहीं मिल पाता। तब फिर ये छोटे कृषक क्या करते हैं, गैर संस्थागत साख या ऋण प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। गैर संस्थागत ऋण में जैसे कि सेठ है, साहूकार है, मित्र है या रिश्तेदार है, उनके द्वारा अपने संबंधों को या अपने संबंधों के द्वारा उस ऋण को प्राप्त करने के लिए आगे आता है। और गैर जो संस्थागत ऋण या गैर जो संस्थागत साख है उसमें किसी भी प्रकार का जमानत, किसी भी प्रकार का दस्तावेज, कागजी कार्रवाई, ये सब कुछ नहीं लगता और बड़ी आसानी से उनको ये साख या ऋण प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसी दिशा में छोटे वर्ग के जो कृषक है वो इस साख को प्राप्त करने के लिए सामने आते हैं। तो इस प्रश्न का यही ये है कि बड़े कृषक संस्थागत और छोटे कृषक गैर संस्थागत साख प्राप्त करने के लिए सामने आते हैं। अब अगला जो प्रश्न चलते हैं कि किसानों के हित के लिए और क्या क्या करना चाहिए ताकि वो किसान आगे बढ़ सके, उनको लाभ मिल सके। तो किसानों के हित के लिए जो कार्य करना चाहिए वो कार्य है बीमा योजना। हर कृषक, चाहे वो बड़े कृषक हो चाहे छोटे कृषक हो, सरकार के द्वारा बीमा योजना लागू करना चाहिए ताकि कभी भी फसल नष्ट होता है या कभी भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल जो चौपट हो जाती है तो उनको बीमा की राशि मिल जाती है, तो कुछ न कुछ उनको लाभ प्राप्त हो जाता है। दूसरी जो
किसानों के हित के लिए है वो चकबंदी की नीति को लागू कर देना चाहिए, ताकि चकबंदी में आसपास के जो कृषक है वो मिलजुल कर कार्य करें और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सके। इसलिए चकबंदी की नीति जितने भी कृषक हैं उनको प्राप्त कर लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि साख है या ऋण है, इनको प्राप्त करने के लिए जो नियम है उसमें सरलीकरण करना चाहिए, ताकि छोटे वर्ग के कृषक भी है उनको भी आसानी से संस्थागत ऋण प्राप्त हो सके। बड़े कृषक तो लेते ही हैं, लेकिन नियम या दस्तावेज या जमानत जो होता है उसके कारण छोटे कृषक वंचित हो जाते हैं। तो इसका सरल नियम बना देना चाहिए ताकि उसका लाभ छोटे कृषकों को भी आसानी से मिल सके। इसके अलावा और जैसे कि सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे कि कुआं खनन के लिए या वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या ट्यूबवेल वगैरह के लिए राशि जो निर्धारित सरकार के द्वारा की जाती है वो सभी वर्ग के कृषक के लिए समान होना चाहिए, ताकि वो कृषक सूखे की स्थिति से आसानी से निपट सके और अच्छी पैदावारी या अच्छी फसल प्राप्त कर सके। नहरों का जो क्षेत्रफल है उनको बढ़ाना चाहिए, जहां तक के हो सके किसानों के खेतों तक नहरों का जो पानी है वहां उनके खेतों तक के आसानी से जा सके और समय पर वो सिंचाई कार्य कर सके। तो ये सारी बातों किसानों के हित के लिए सरकार को करना चाहिए और इसी के आधार पर किसान आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और कई प्रकार के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के चैप्टर में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया और कृषि के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण जानकारी हमको रखना चाहिए इसके बारे में इस कृषि वाला चैप्टर है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर भाग 1 कृषि, इसमें आपको समझाया गया। अब इसके बाद में अगले चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का जो दूसरा भाग है वो आता है उद्योग। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।